मनुष्य, वनस्पति जात एवं पशुधन किस प्रकार के संसाधन है बताइए। संभावी संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन, अजैव संसाधन या फिर जैव संसाधन। देखिए एक अजैविक तो हो नहीं सकते ना, अजैव तो बताया होगा क्या है, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, स्थलाकृतियाँ, तापमान, ह्यूमिडिटी। बाकी पेड़ पौधे, वनस्पति जात, पशुधन, मनुष्य, ये सब क्या है, जैविक संसाधन है। जैविक मतलब बायोटेक। तो देखिए हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधनों की उत्पत्ति जीवमंडल से होती है। इनमें व्याप्त है मनुष्य हो गया, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें हो गई, धातुएं हो गई, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, ये सब। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसाधनों के वर्गीकरण से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं। स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो गए। विकास के आधार पर संभावी संसाधन और विकसित संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। देखिए उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, ये तो करेक्ट है। विकास के आधार पर संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, ये भी होते हैं, ये भी सही है। स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर भी होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। और समाप्यता के आधार पर या समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, मतलब नवीकरणीय जो समाप्त नहीं हो सकते और अनवीकरणीय जो समाप्त होने वाले हैं। नवीकरणीय में तो पता ही होगा, कई बार बताया है, जैसे विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। और अनवीकरणीय में कौन कौन हो गए, पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो फिलहाल सारे के सारे सुमेलित हैं, यहाँ पर डी हो जाएगा इसका आंसर 1 2 3 4। तो देखिए संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन भी होते हैं और सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन भी होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी होते हैं। विकास के आधार पर संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है। यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा हुआ प्रश्न है। किससे संबंधित है एजेंडा 21। देखिए ये है पृथ्वी शिखर वार्ता, रियो डी जेनेरियो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स है ये। तो पृथ्वी शिखर रियो डी जेनेरियो में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है और यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों का निपटान है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करे। अब है क्वेश्चन नंबर 4, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया। पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय समस्या, दूसरा है सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या, तीसरा है वन्य जीवों की तस्करी की समस्या। क्या सारे के सारे करेक्ट हैं, कोई इनकरेक्ट हो जाएगा इनमें। देखिए रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में एक तो पर्यावरणीय समस्या को फोकस किया गया, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को, वन्य जीवों की तस्करी इसमें शामिल नहीं है, उसके लिए साइट्स है, साइट्स। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक और दो। तो देखिए जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए। इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र भी हस्ताक्षरित किए। अब देखिए जो वन्य जीवों की तस्करी का जो संबंध है ना, वो है साइट्स से, इससे नहीं है। ब्रंटलैंड कमीशन का संबंध किससे है बताइए। ब्रंटलैंड कमीशन महिला सशक्तिकरण, ग्रीन हाउस गैसों को में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि को रोकना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उपायों से। देखिए जो ब्रंटलैंड कमीशन है उसका संबंध है सतत पोषणीय विकास से। किससे? सतत पोषणीय विकास से, महिला सशक्तिकरण से नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए नहीं, गलत है ये। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से
संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। इसके पश्चात 1974 में 1974 में शुमेकर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से जो है पुनरावृत्ति की उसने की। और 1987 में ब्रंटलैंड आयोग द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया और इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह जो रिपोर्ट है बाद में हमारा साझा भविष्य मतलब आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सी मानवीय क्रियाएं भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? कौन कौन सी है? अति पशुचारण ये हो सकता है, वनोन्मूलन तो है ही है, अत्यधिक सिंचाई करोगे बिल्कुल ये भी है, खनन कार्य से भी, तो सारे के सारे हो गए, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन हो गया, अति पशुचारण हो गया, खनन हो गया, अत्यधिक सिंचाई ने भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खाद्यान्नों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण वनोन्मूलन भी होता है जो भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है। जैसे स्टेट का एग्जांपल लें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। वहीं अत्यधिक सिंचाई से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मिट्टी में लवणता और क्षारता बढ़ जाती है। अब देखिए खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदावर्तन उद्योग में चूने तथा सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक धूल की परत मिट्टी पर जम जाती है, जो मिट्टी की जल सोखने की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो सत्य है? दो स्टेटमेंट है यहाँ पर बताना है। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो होती है एलुवियल सॉइल से निर्मित भारत का उत्तरी मैदान केवल सिंधु और गंगा नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मिट्टी से ही बने हैं। देखिए एलुवियल सॉइल भारत में सबसे अधिक मात्रा पर पाई जाती है ये। तो दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है यहाँ पर कि पूर्वी तटीय मैदान हो गए विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र जो हैं वो जलोढ़ मिट्टी के बने हैं। लेकिन जो उत्तर का मैदान है वो तो 3 नदी तंत्र है ना, उसमें ऐसा थोड़ी है केवल सिंधु और गंगा है। ब्रह्मपुत्र कहाँ जाएगी? तो गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है ये। केवल की वजह से गलत हो गया वाला स्टेटमेंट, तो केवल 2 करेक्ट है यहाँ पर। तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये जो मृदाएं हैं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बने हैं, न कि केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु और गंगा। पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से ही बने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ विकसित हुई हैं, इसके प्रमुख कारण क्या हैं? उच्चवाच, संस्तर शैल, वनस्पति, भू आकृतियाँ और 5वां ऑप्शन है समय। क्या समय है? देखिए उच्चवाच तो है ही है, भू आकृतियाँ भी हैं, संस्तर शैल हैं क्या? ये भी हैं। तो 1, 2, 4 है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ वनस्पति भी है और समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 डी। तो देखिए मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे के विकास का एक माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है और मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चवाच, जनक सेल अथवा संस्तर सेल जिसको बोलते हैं, जलवायु हो गई, वनस्पतियाँ हो गई और अन्य जैव पदार्थ तथा समय मुख्य कारक की भूमिका निभाते हैं। और प्रकृति में अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रियाएँ, पवन, हिमनदी अपघटन क्रियाएँ आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। अब देखिए मृदा जैव ह्यूमस जो है और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है मिट्टी, मतलब ह्यूमस जो जैव पदार्थ होते हैं और अजैव पदार्थ दोनों से बनती है। और भारत में अनेक प्रकार के उच्चवाच, भूमि आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण से इस उपमहाद्वीप में अनेक प्रकार की मृदाएँ विकसित हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर एलुवियल सॉइल के संदर्भ में बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है 4 में से। तो जलोढ़ मृदाएँ बहुत ही उपजाऊ होती हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है और जलोढ़ मृदाओं में पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। बताइए कौन सा एलिमिनेट किया जाए इसमें? देखिए अगर एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी अगर उपजाऊ हो रही है तो इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की तो अधिकता पाई जाएगी ना, कमी थोड़ी पाई जाएगी। गलत है वाला स्टेटमेंट तीसरा वाला। तो एलिमिनेशन करो जरा।
अब इन दोनों में से आंसर एक, तो जलोढ़ मिट्टी जो है अत्यधिक उपजाऊ होती है, करेक्ट है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है और जो नई है उसको खादर कहा जाता है, ये हमेशा याद रखना बात। और खादर जो मिट्टी है वो बांगर मिट्टी की तुलना में उसके जो कण हैं वो छोटे होते हैं, मतलब ज़्यादा महीन होते हैं। 1 2 4 करेक्ट है, फिर सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए केवल यहाँ पर 3 कथन जो है वो असत्य है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको बोलते हैं बांगर, नई जलोढ़ मृदा जिसको बोलते हैं खादर। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। कंकर क्या होते हैं, बजरी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना। अब देखिए खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं, यानी मोटे कण किसके हो गए, बांगर के हो गए, और छोटे कण किसके हो गए, खादर के हो गए। जलोढ़ मृदाएं बहुत ही उपजाऊ होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, न कि इनमें कमी पाई जाती है। गलत है वो स्टेटमेंट तीसरा वाला। अब देखिए जो इनको गेहूं के लिए, गन्ने के लिए, चावल और अन्य फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। 10वां प्रश्न है, नीचे दिया गया विवरण किस मिट्टी से संबंध रखता है। देखिए इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, वेसाल्ट के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती हैं जो लावाजनक सैलों से बनी हैं। ये मिट्टियाँ आपको मिलेंगी सौराष्ट्र में, मालवा में और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन दें, महाराष्ट्र में भी हैं ये। अब बताइए किसके बारे में बात हो रही है। देखिए ये बात हो रही है काली मृदा के बारे में, इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो उपयुक्त विवरण काली मृदा से संबंध रखता है। काली मृदाओं का रंग काला होता है और उन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है। और काली मृदा कपास की खेती के लिए जो है वो उपयुक्त होती है और इसलिए इस मृदा को काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और लावाजनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं जो हैं वो दक्कन के पठार, वेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती हैं जो कि लावाजनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी तथा कृष्णा नदी डेल्टाओं तक फैली हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मरुस्थलीय मृदाओं की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है। देखिए जो मरुस्थलीय मृदा हैं रेतीली होती हैं और लवणीय होती हैं। बिल्कुल, रेत तो होता ही है मरुस्थल में, लवणीय भी होगी। इन मृदाओं में ह्यूमस और नमी की कम मात्रा होती है। लवणीय होगी तो ह्यूमस मतलब जैव पदार्थ तो कम होंगे, नमी भी कम होगी, पानी तो वैसे ही नहीं रहेगा ना, इतनी गर्मी पड़ती है वहाँ पर। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। इनमें जल वाष्पन की दर अधिक है। बिल्कुल अधिक है, वाष्पीकृत कर देती हैं जलीय मिट्टी, मतलब पानी है ही नहीं इनमें, नमी। सारे के सारे तो करेक्ट होकर डी होगा इसका आंसर पर। तो देखिए उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इन मिट्टी में इतनी अधिक होती है कि यहाँ की झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है और शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है इन मिट्टियों में और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। इन मिट्टियों में जल वाष्पन की दर अधिक है, ह्यूमस कम है और नमी भी कम है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है जिसके कारण मृदा में जल अंतःस्यंदन अवरुद्ध हो जाता है। इनफिल्ट्रेशन जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। 13 प्रश्न इसमें ऐड किए गए हैं इस पूरे टेस्ट में। ये सेकंड लास्ट प्रश्न है। लेटेराइट मृदा के संबंध में कौन सा जो है वो गलत है। 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर, 3 होंगे करेक्ट, 1 होगा इनकरेक्ट, उसी को ढूंढना है। तो जो लेटेराइट मिट्टी होती है, मृदा होती है, उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है और इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है और इस प्रकार की मृदा में अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है और लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए उपयुक्त होती हैं। देखिए लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में यूपीएससी सिविल सेवा 2014 में प्रश्न कर चुकी है, याद रखिएगा, 3 स्टेटमेंट बनाकर वो भी। उसमें एक तीसरा स्टेटमेंट ये था कि ये काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है, जो कि सही है, और ये मिट्टी जो है उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं, ये भी करेक्ट है। चूँकि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं तो ह्यूमस तो सारा निकल जाएगा इसमें, ह्यूमस कहाँ से रहेगा, गलत है वाला स्टेटमेंट्स। तो आंसर हमारा फिलहाल यहाँ पर भी है, सी पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की मृदा में अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है, जैसे चूना पत्थर इत्यादि। तो करेक्ट इनकरेक्ट, क्योंकि ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक उच्च नहीं होती, कम होती है। तो देखिए कथन 2 यहाँ पर गलत है। लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले जो बैक्टीरिया वही नष्ट हो जाते हैं और ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और फोकस करते हैं लाल और पीली मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हैं।
और बताते हैं, देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। लाल और पीली मिट्टी की बात हो रही है। तो ये मृदाएं दक्कन के पठार के पश्चिम में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई हैं। इन मृदाओं का लाल रंग जीवाश्म की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण हुआ, मतलब जीवाश्म अत्यधिक है, फॉसिल अधिक है, जैव पदार्थ अधिक है, इसलिए जो है लाल रंग की दिखाई देगी। गलत है, जीवाश्म तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है इसमें। और दक्कन के पठार के पश्चिम में नहीं पाई जाती है, पूरब में पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्व में। और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती तो लाल पीले रंग की थोड़ी होती। गलत है वाला स्टेटमेंट, दोनों गलत हैं, तो डी हो जाएगा इसका। तो देखिए उपरोक्त दोनों जो हैं वो सही नहीं है। लाल मृदा दक्कन के पठार के पश्चिम में नहीं बल्कि पूर्व में और दक्षिणी हिस्सों में, पूर्व और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है और अनेक चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है, अधिक वर्षा वाले भागों में विकसित नहीं होती। और पश्चिम में नहीं है, पूर्व में पाई जाती है। ये भी गलत है क्योंकि जीवाश्म की मात्रा अत्यधिक नहीं है, कम है। तो लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। और इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है, न कि जीवाश्म की अधिक मात्रा के कारण है। दोनों के दोनों गलत हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये 13 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। ये टेस्ट था ज्योग्राफी का। धन्यवाद।